नमस्कार। विमर्श के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। विमर्श का आज का जो विषय है वो बड़ा मौजू है, भाषा का गिरता स्तर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो समाज है भाषाई आधार पर निर्मित है। भाषा के आधार पर हमारे संज्ञा, सर्वनाम और उनके आधार पर सामाजिक संरचना बनती है। तो भाषा में जब गिरावट आती है तो एक तरीके से वो समाज के सभी आयामों में उसकी गिरावट दर्ज की जा सकती है। जी। तो आज हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि इसका कारण क्या है। क्या पहले इस तरीके की गिरावट नहीं आई या आज गिरावट बहुत ज़्यादा आई है? इसके परिणाम समाज में किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं? भाषा पर इसका क्या असर पड़ा है? क्योंकि भाषा में गिरावट आएगी तो समाज में गिरावट आएगी, फिर उस समाज में जो भाषा बनेगी वो और गिरी हुई भाषा बनेगी। तो आज जो हम मीडिया चैनल के माध्यम से, इवन संसद की कार्रवाइयों के माध्यम से, विधानसभाओं के माध्यम से एवं विश्व की जो व्यवस्था है, अगर हम विश्व के जो प्रमुख देश है उसके राष्ट्राध्यक्ष की भाषा देखते हैं तो उनमें एक अजीब सी आक्रामकता दिखाई देती है, जो एक बातचीत कहने का शालीन तरीका हुआ करता था। जी जी, तो उसको हम लोग आज कहीं मिस कर रहे हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ डॉक्टर साहब। मुझे लग रहा है ये समय भाषा के संक्रमण का काल चल रहा है और ये प्रत्येक क्षेत्र में जी ये देखने को मिल रहा है। ये ऐसा नहीं कि संसद में देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ टीवी चैनल के डिबेट में देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं कि विद्यालयों में और महाविद्यालयों में देखने को मिल रहा है। आम समाज के अंदर ही भाषा को स्तर को लेके बहुत चिंतनीय वातावरण बन चुका है और इस पे गंभीर चिंतन बहुत आवश्यक है। और क्यों हो रहा है ये विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं तो क्योंकि भाषाओं पे काम करने वाला व्यक्ति हूँ और लगातार हम लोग काम करते हैं इस विषय पे, और मुझे लगता है कि भाषा और संस्कृति और संस्कार ये सब एक ही सिक्के के पहलू हैं। भाषा ही केंद्र में है इन सब चीज़ों को लेके। तो जो कुछ भी आज देखने को आ रहा है, जैसे आपने कहा कि चाहे राष्ट्राध्यक्ष हैं, चाहे संसद है, चाहे टीवी चैनल हैं, चाहे गली मोहल्ले हैं, जो शालीनता, जो सहजता, जो विनम्रता भाषा की होनी चाहिए थी, अचानक वो आक्रामकता में बदल के आ रही है। ये तो विषय सचमुच है। ये आपका जो चिंता है वो बहुत ही वैध चिंता है। जी, क्योंकि जब हम कैंपस में देखते हैं या हम शिक्षण संस्थाओं में देखते हैं तो जिस तरीके की शुरुआती शिक्षा हम लोगों ने ली तो वहाँ पर अनुशासन, विनम्रता, कहा भी गया है कि विद्या ददाति विनयम। तो जो विद्या है वो विनय देती है। तो अगर विनय विहीन विद्या है तो वो विद्या नहीं है। अगर वो विद्या नहीं है तो जो संस्था दावा करती है कि हम विद्यालय हैं वो विद्यालय नहीं है। तो पूरी परिभाषा ही बदल जा रही है। नहीं, विद्यालय तो मुझे लग रहा है कि ब्रांडेड जो कोई बहुत मल्टीनेशनल कंपनी बन गए हैं, ब्रांडेड। जी, 5 स्टार कल्चर, 5 स्टार कल्चर हो गया। और मुझे लगता है कि वो वहाँ पर शिक्षा तो दे रहे हैं लेकिन संस्कार उनको नहीं दे पा रहे हैं। तो वो वहाँ पर वो उनको जीवन यापन के संसाधन उपलब्ध कराने की सिर्फ मशीनें बन के रह गए हैं। तो इसमें हम क्या सोचेंगे, जैसे माँ बाप हैं, शिक्षक हैं और जो समाज के गणमान्य लोग हैं, तीनों की भूमिका होती है एक बच्चे को गढ़ने में। तो कहाँ पर लैकिंग हो रही है, कमी किस में आ रही है? माँ बाप में आ रही है। मुझे लगता है कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि उसका जो बालक है वो संस्कारहीन हो। शिक्षक क्या अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, या जो समाज है, समाज में इस तरीके का माहौल हो गया है कि लोगों को एक वैसा बच्चा जो दबंग हो, जो बात बात में गाली गलौज करता हो, जो उजड्ड हो, उद्दंड हो, वैसा एक जो परसेप्शन है, व्यक्तित्व है, वो पसंद आ रहा है। मुझे मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि इसके अंदर जो जिन आपने नाम लिए हैं, चाहे वो अभिभावक हैं, चाहे वो शिक्षक हैं, चाहे वो समाज है, तीनों लोग बराबर के जिम्मेदार हैं। अभिभावक एक बच्चे को एक सफल बच्चा जानना चाहता है। उसकी सफलता ये है कि ये कितने प्रतिशत अंक लेके पास हो रहा है, और ये जब पढ़ के जब इसकी स्कूली या इसकी महाविद्यालयी शिक्षा जब पूरी होगी तो कितने बड़े पैकेज पे मेरा बच्चा जाएगा।
उनकी चिंता का विषय मात्र ये है, वो इंसान कैसा बनेगा, ये किसी भी माँ बाप के अभिभावक की चिंता में सम्मिलित ही नहीं है, उनके किसी एजेंडा में नहीं आता। उनको ये तो लगता है कि मेरा बच्चा जब बड़ा हो रहा है, जब विद्यालय में जाएगा तो एक बहुत ब्रांडेड विद्यालय में जाए। लेकिन ये नहीं चाहेंगे कि ऐसे विद्यालय में जहाँ उसको अच्छी तरह शिक्षा मिले, उसको संस्कार मिले, नैतिक शिक्षा भी पढ़ाई जाए और वो एक अच्छा इंसान बनकर पैदा। वो शिक्षा लेना इसमें आपकी जो बात है उससे एक बात ये निकल करके आ रही है कि जो अभिभावक हैं वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए बच्चों को किसी ब्रांडेड स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो न कि वो बच्चे की ज़रूरत क्या है, न कि उस स्कूल में, उस विद्यालय में किस तरीके की पढ़ाई होती है, न कि वहाँ पर जो है संस्कार सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता। तो वो जो मापदंड है किसी विद्यालय में प्रवेश कराने का, वो उसका ब्रांड हो गया है। बिल्कुल ब्रांड हो गया, बिल्कुल ब्रांड हो गया। और मैं तो बार बार भी यही कहता हूँ कि माँ बाप के केंद्र में अच्छा इंसान बनने वाली जो विचारधारा थी वो कहीं अब नगण्य हो गई है। वो लगता है कि बच्चा सफल होना चाहिए, उनकी सफलता की परिभाषा बदल गई आजकल। आज क्या लगने लगा है कि मुझे समाज, देखिए अब क्योंकि बात चलती तो अलग दिशा में जाती, बच्चों से बात जाती पूरे समाज में जाती। समाज की दिशा क्या हो गई कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत धन कमा रहा है, जो बहुत महंगी गाड़ी में आ रहा है, बहुत महंगे कपड़े पहन रखा है, गले में मोटी चेन है, बहुत अय्याश पूरे जीवन जी रहा है, तो उसको सब लोग सम्मान से देखने लग जाते हैं। वो धन किस माध्यम से कमा रहा है, वो पढ़ा लिखा कितना है, किन कुकर्मों को माध्यम से वो पैसे को कमा रहा है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। समाज में उसको सम्मान मिल रहा है, वो सम्मान बच्चा भी देख रहा है और माँ बाप भी देख रहे हैं। तो उनको लगता है कि सिर्फ एकमात्र यही धनवान होना ही सम्मान प्राप्ति का एक रास्ता है। किसी जमाने में आपको याद होगा एक मास्टर जी हुआ करते थे विद्यालय में, आप और हम सब दोनों लोग, सभी लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं। एक मास्टर जी थे, टूटी साइकिल पे आते थे, एक बेंत रखते थे बेचारे, पूरा गांव उनके सम्मान में खड़े हो जाया करता था, उसका क्या व्यवस्था रहती थी। आज मास्टर जी को आप किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं? आज गुरु शिष्य परंपरा कहाँ चली गई है? गुरुओं का कितना सम्मान हो रहा है? जब अभिभावक भी जब विद्यालय में अपने गुरुओं से बात करने जाते तो उनके बात करने का तरीका क्या होता है? बच्चा शिक्षकों से कैसे बात करता है? मैं तो शिक्षकों के बीच में रहता हूँ, उनके बीच में कार्य कर रहा हूँ। शिक्षक, खासकर निजी विद्यालयों के शिक्षक तो एक अवसाद में जा रहे हैं। उन्हें बच्चों के व्यवहार से, उनको वो अवसाद से ग्रसित हो गए हैं। उनको लग रहा है कि मेरा नौकरी करना मुश्किल हो रहा है। बच्चे इस तरह से प्रस्तुत आते हैं कि उनको लगता है कि उन्होंने फीस दे दी, वो बड़े बड़े घरानों के बच्चे हैं, मोटी फीस देते हैं, उनको लगता है ये शिक्षक तो मेरा एक एम्प्लॉई है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने आपको फीस दी है, मोटी फीस दी है, उससे ही तो आपकी तनख्वाह मिल रही है। इस तरह की विचारधारा के साथ जो बच्चा आएगा तो वहाँ क्या सीख के जाएगा? संस्कार कैसे सीखेगा? जिसके प्रति आपको सम्मान नहीं है, उसी ने आपको संस्कार सिखाने, तो आप संस्कार सीख ही नहीं पाएंगे उससे। तो इसका जो परिलक्षण है, प्रतिबिंबन है, हर जगह पर हो रहा है। तो इसको लेकर के जो नीति निर्धारक हैं, जो समाज के गणमान्य लोग हैं, चूँकि आप लगातार इन विषयों पर काम करते हैं, तो क्या रास्ता होना चाहिए कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो कम से कम शालीन हो, कम से कम बात कहने का उसको सलीका है, तरीका है, एक जो समाज में क्रम बना हुआ है उस क्रम का पालन करे, एक ऑर्डर का पालन करे, बड़े छोटे का लिहाज करे। तो इसकी शुरुआत या इसके सुधार की जो शुरुआत है वो कहाँ से होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है जिस तरह हमारी संस्कृति और संस्कारों को बिगाड़ा गया, वो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा पद्धति थी। हमारी शिक्षा पद्धति को बिगाड़ा गया, उसका जो प्रतिबिंब आज समाज में देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है, व्यक्तिगत तौर पे मैं मानता हूँ कि इसका अगर सुधारा जाना है तो ये भी केवल शिक्षा के माध्यम से ही होगा। शिक्षा में बदलाव हो, भाषाओं के प्रति लोगों का मोह बढ़े, भाषाओं को सीखने के प्रति बने, अब हमारी जो भाषाएं हैं उनको बच्चों से जोड़ा जाए, उनको संस्कृति से जोड़ा जाए, संस्कारों से जोड़ा जाए और माँ बाप को समझा जाए। और ये देखिए, समाज के हर क्षेत्र में परिलक्षित हो रहा है। जो इसका ऐसा नहीं कि माँ बाप जिन बच्चों को पढ़ा के बड़ा कर रहे हैं और वो बहुत कुछ उनको, जब वो बड़े हो जाते हैं और वो माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनको बहुत अच्छे बर्ताव के साथ उनको सामना करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता कि जितने बच्चे बड़े बड़े पैकेज लेके बाहर चले गए हैं
तो उनके आज की तारीख में लोग धनाढ्य होते जा रहे हैं, पैसे बन रहे हैं, बड़ी बड़ी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो चौथी पाँचवें तीसरी नंबर पे आई हुई है, लेकिन ये वृद्धाश्रम की संख्या क्यों बढ़ रही है? अगर ऐसा ही होता तो जो समाज में जिस तरह का जो भेदभाव नज़र आ रहा है ये कैसे दिखाई देता? तो हमें लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में कमी है और उसके लिए समाज के पास इस तरह का एक विचारधारा जानी चाहिए कि जो व्यक्ति शिक्षित है और जो व्यक्ति सभ्य है वही सम्माननीय है, न कि पैसा। और इस सब चीज़ का मुझे तो लगता है राजनीति के अंदर ही देखिए एक विषय ऐसा हो जाएगा जिस पे शायद टिप्पणी करने से बचना चाहिए। जी, जी, जी। मुझे लगता है कि राजनीति के अंदर भी कोई एक शिक्षा का कोई एक स्तर रखा जाना चाहिए। जो व्यक्ति नीतियाँ बना रहा है वो अनपढ़ है। नहीं तो अनपढ़ पढ़ने लिखने से आपका क्या तात्पर्य है? नहीं, मैं ये समझ के चलता हूँ जिस व्यक्ति ने मतलब आप अभी आप हम ये मान के चलते हैं कि एक जो राजनेता है उसके ऊपर सैकड़ों केस चल रहे हैं, हजारों केस चल रहे हैं, वो कुछ भी भाषा बोल देता है तो और वो फिर दोबारा जीत के भी आ जाता है। एक व्यक्ति जेल में रहने के बाद भी जीत जाता है। तो इन सब चीज़ों को और आज क्या आज की तारीख में शरीफ आदमी, सामान्य आदमी जो बिना पैसे बहुत कम धन के साथ क्या वो कोई चुनाव लड़ सकता? नहीं लड़ सकता। तो समाज को बदलने की जरूरत है। जो नीति निर्धारक हैं, अब जो नेता है वो स्टेट्समैन नहीं रह गए हैं। अब नेता का मतलब होता है, नेता शब्द ऐसा हो गया कि बाहुबली होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इस तरह की चीज़ों से एक समाज को बाहर निकालने की जरूरत है कि जो देश का नेतृत्व करे, जो समाज का नेतृत्व करे वही नेता हो। तो उन सब चीज़ों का भी आकलन इस पर किया जाना चाहिए और ये कहीं ना कहीं वहीं से शुरू। अब आप समझिए, मैं तो चर्चा बीच में चल रही, अभी विश्वविद्यालय की बातचीत चल रही थी, कुछ विश्वविद्यालय में इस तरह की चीज़ें हुई। अगर पढ़ लिखने के बाद भी अगर व्यवहार हमारा इस तरह का है, उदंडता वाला है, तो वो शिक्षा तो संस्कार वाली शिक्षा तो है ही नहीं। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों पर चिंतन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है चिंतन। तो जो मीडिया है जी, मीडिया रोल मॉडल सेट करता है, दिखाता है कि ये अच्छा है, ये ख़राब है। तो मीडिया की क्या भूमिका है? क्या मीडिया में जो लोग हैं, जो लोगों की भाषा है, जो उनकी आक्रामकता है, जो वो खड़े होकर के दौड़ करके चिल्ला करके जो बात करते हैं, या जो पैनल जब बैठता है तो एक दूसरे कोई बात नहीं सुनता है। मुझे एक दौर याद आता है कि जब जो एंकर होता है, बहुत सारे दलों के लोग बैठते, उनसे एक एक करके बात करता है, बड़ी शालीनता से वो लोग जवाब देते थे। तो तब से लेकर के अब तक मीडिया में भी बदलाव आया, लोगों में बदलाव आया, लेकिन मीडिया तो रिफ्लेक्ट करता है लोगों का व्यवहार। तो फिर भी जो वहाँ के लोग हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि कम से कम अपने कार्यक्रम या कम से कम जो बातचीत का स्तर है उसकी जो एक बुनियादी जो सीमा है वो तय करें? मुझे डॉक्टर साहब लगता है कि जब से ये जो टीवी चैनल हैं ये 24 घंटे के चैनल हो गए। पहले आधा घंटे का 15 मिनट का एक टीवी का बुलेटिन आया करता था, इसमें पूरे दिन की खबरों को दिखा दिया जाता। बहुत शालीनता से एक जो हमारे इसको प्रस्तुति करता है, जिनको हमारे सूचनाओं को वो बैठता था और वो हमें सारी चीज़ों को सूचित करता था। फिर अगर कहीं चर्चा भी होती तो 2-3-4 लोग बहुत शालीनता से बैठते थे, एक एंकर होता था, वो एक एक करके प्रश्न पूछता था, उनके जवाब दिया करते थे। जब ये 24 घंटे के चैनल हो गए तो ये सारा किस्सा आके टीआरपी पे आके रुक जाता है। ये एक बड़ा मीडिया, जब से मीडिया हाउस बन गए हैं, इन्होंने सारे वातावरण को खराब कर दिया। मीडिया हाउस का मतलब ये हो गया कि आपको धन अर्जन करना है। धन अर्जन कैसे होगा? जब आपकी टीआरपी होगी, टीआरपी होगी तो आपको विज्ञापन मिलेंगे। तो आप किसी खबर को कितना सेंसेशनल तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं तो कई बार, मुझे तो बहुत सारी जगह ऐसा भी पता चलता है, लोग जो टीवी चैनल डिबेट में बैठते हैं, आप भी बैठते होंगे, मुझे नहीं पता कि आपका क्या अनुभव रहा होगा, तो ये बता दिया जाता कि एंकर पहले बताता कि आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा, आपको इतना चिल्ला के बात करनी है, आपने उस पैनलिस्ट के साथ आपको लड़ाइयाँ करनी है। तो वो पहले से फिक्स मैच होता है, जैसे कुश्ती फिक्स कर देते हैं और मैच फिक्स कर दिया जाता है, ऐसा फिक्स मैच होता है वो। तो
जब ये फिक्स मैच होगा तो समाज को कुछ उनको सच्चाई दिखाने के उनके पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता। उनका उद्देश्य होता है कि किस तरह से लड़ के झगड़ के चिल्ला के, वो कोई माइक उठा के फेंक देता, कोई खड़ा होकर जाके पानी डाल देता, कोई पानी फेंक देता है, गिलास फेंक देता है। तो लगता है कि कितनी, और उसकी क्लिपिंग बना के उसको चलाते, उसकी क्लिपिंग बना के चलाते, जिससे टीआरपी बढ़ेगी। टीआरपी बढ़ाए, मीडिया की भाषा जैसे ये हुआ कि एक्स ने किया वाई पर वार, हाँ, उन्होंने किया हमला, हाँ, तो ये जो वार, हमला, फूटा, हाँ, बम, ये मतलब इस तरीके की जो भाषा है, तो नई पीढ़ी के दिमाग में जब ये सारे शब्द जाते हैं तो वो धीरे धीरे वो अग्रेसिव होना और इन शब्दों के प्रति नॉर्मल होना सीख लेती है। तो मुझे एक चीज़ और लगती है, अभी जो चर्चा हुई, तो जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया से अलग हट करके एक वैकल्पिक जो चर्चा का क्रम चला है, चाहे वो पॉडकास्ट के माध्यम से हो, चाहे वो साक्षात्कार के माध्यम से हो, तो मुझे लगता है कि वो दिन जो है वो दूर नहीं है जब मेन स्ट्रीम मीडिया का जो है पैनल या मेन स्ट्रीम मीडिया की चर्चा न देख करके लोग ऐसे ही सामान्य और सलीके से जो कही सुनी गई बातें हैं वो उनकी चर्चा देखना ज़्यादा पसंद करेंगे, अच्छा लगेगा। हाँ। देखिए, ये विमर्श कार्यक्रम, हाँ। जिस पे हम और आप बैठ के विमर्श कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये मुख्य मीडिया में होना चाहिए था। मीडिया को इसकी फुर्सत नहीं है, उनको फुर्सत नहीं है, तो हम कर रहे हैं। तो ये विकल्प हम स्वयं तैयार कर रहे हैं, विकल्प तैयार कर रहे हैं। वहां पर तो चर्चा किसी और की हो रही है, वहां पर चर्चा स्क्रिप्टेड है। हाँ? स्क्रिप्टेड चर्चा में आपको स्वतंत्रता नहीं होती है, हाँ? कि आप स्क्रिप्ट से बाहर जाएं। जी। जबकि जब आप विमर्श करते हैं तो आप कई आयामों पर बात करते हैं। जी। जब कई आयामों पर बात करते हैं तो जो सामने उसको सुन रहा है उसको भी समझ में आता है, क्योंकि वो उन आयामों से जुड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मीडिया है उसको भी अपनी भूमिका पर ध्यान देना चाहिए। जी। जो अभिभावक हैं उनको अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि केवल धन के लिए अगर हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हम अपने बच्चे से हमारा जो भावनात्मक संबंध है उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। और जो शिक्षक हैं, समाज के जो गणमान्य लोग हैं, उनको भी इस मुद्दे पर ज़रूर गंभीर चिंतन करना चाहिए। और आखिर में इनका एक शेर है, हमारे बहुत ही प्रसिद्ध गज़लकार हैं वसीम बरेलवी। जी। उन्होंने कहा कि कौन सी बात कैसे कही जाती है, बिल्कुल, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो सलीके से कोई बात कहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।